मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे। आप DLED के छात्रों, CTET, UP-TET और नेट के छात्रों के लिए हिंदी में क्रिया विषय लेकर आया हूँ। वैसे तो यह चीज़ें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ लेते हैं सभी छात्र, लेकिन बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी इनको पूछा जाता है। इनकी विशेष रूप से हम तैयार करें और इनका गहन अध्ययन करें। तो बात करते हैं क्रिया। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना इत्यादि। हिंदी में क्रिया के रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु शब्द संस्कृत का है, तो धातु के आगे ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे पढ़ धातु है, संस्कृत में यह पठ था, हिंदी में पढ़ हो गया और इसमें ना जोड़ने पर क्रिया बन गई पढ़ना। इसी प्रकार लिखना, चलना आदि। ना हटा दें तो जो मूल रूप बचता है वह होती है धातु। जैसे चलना में से ना हटा दिया जाए तो चल मूल धातु बन जाती है। यह संस्कृत की धातु कहलाएगी। बात करते हैं क्रिया के भेद की। मुख्य रूप से क्रिया के भेद के दो आधार होते हैं। नंबर 1 रचना की दृष्टि से और नंबर दूसरा है अर्थ की दृष्टि से। तो पहले देखते हैं रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो ध्यान रखें, रचना की दृष्टि से क्रिया 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया अर्थात जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कंजिका चित्र बनाती है, कर्णिका नृत्य करती है। इन वाक्यों में बनाना और करना क्रिया का फल क्रमशः चित्र और नृत्य पर पड़ता है। अतः ये क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में कर्म होता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। दूसरी है अकर्मक क्रिया, अर्थात जब वाक्य में केवल कर्ता और क्रिया होती है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब क्रिया के व्यापार का फल कर्ता में ही रहता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, रति हंसती है। दूसरा वाक्य है जिगीषा गाती है।
इन वाक्यों में हंसती है और गाती है कि कर्ता, रति और जिगीसा पर ही क्रियाओं का फल रहता है, अतः ये क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं। अगला भेद है अर्थ की दृष्टि से क्रिया के भेद निम्न प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से क्रिया के भेद निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया वह है जो दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है। जैसे रमणी सो चुकी, रेखा सोने लगी, वह घर पहुंच गया। इन तीनों वाक्यों में देखें कि सो चुकी, सोने लगी और पहुंच गया, ये संयुक्त क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया की यह विशेषता है कि उसकी पहली क्रिया प्रायः मुख्य होती है और दूसरे उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। हिंदी में संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग अधिक होता है। अगला है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया देखें क्या होती है। जो क्रियाएं मुख्य क्रिया की काल रचना में सहायक होती हैं उन्हें सहायक क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण सापेक्ष आया है। यहाँ मुख्य क्रिया आया तथा सहायक क्रिया है। अगला क्रम है नामबोधक क्रिया। नामबोधक क्रिया किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। जैसे भस्म करना, यह संज्ञा क्रिया है। दुखी होना, निराश होना, ये विशेषण क्रिया है। नामबोधक क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं नहीं हैं। संयुक्त क्रियाएं दो क्रियाओं के योग से बनती हैं और नामबोधक क्रियाएं संज्ञा या विशेषण के मेल से बनती हैं। ध्यान रखें कि संयुक्त क्रियाएं दो क्रियाओं के योग से बनती हैं और नामबोधक क्रियाएं संज्ञा या विशेषण के मेल से बनती हैं। अगला क्रम देखते हैं पूर्णकालिक क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता एक क्रिया को पूर्ण कर उसी क्षण दूसरी क्रिया की ओर प्रवृत्त होता है उसे पहली क्रिया, तब उसकी पहली क्रिया पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। फिर से समझ लें कि जब कर्ता एक क्रिया को पूर्ण कर उसी क्षण दूसरी क्रिया की ओर प्रवृत्त होता है या दूसरी क्रिया को करने में लग जाता है तो पहले की गई क्रिया पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण, उसने पढ़कर भोजन किया। इस वाक्य में पढ़कर पूर्णकालिक क्रिया है
क्योंकि पढ़ने की क्रिया की पूर्णता के साथ भोजन करने की क्रिया शुरू हो रही है। अगला क्रम क्रियार्थक संज्ञा क्रिया। क्रियार्थक संज्ञा क्रिया। जब क्रिया संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो तो वह क्रियार्थक संज्ञा क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। इस वाक्य में टहलना क्रियार्थक संज्ञा क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर टहलना संज्ञा की तरह से प्रयोग किया गया है। अगला प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? आओ देखते हैं कि जिन क्रियाओं से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं न करके किसी अन्य को उसे करने की प्रेरणा दे रहा है तो उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। आओ इसका उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई। इसी में दूसरा उदाहरण है कि मालिक नौकर से काम करवाता है। उपर्युक्त वाक्यों में अध्यापक और मालिक प्रेरणा प्रेरक करता हैं, जबकि छात्र और नौकर प्रेरित करता है। उठवाना, कटवाना, चलवाना, लिखवाना, पढ़वाना, चटवाना, मिलवाना, रखवाना, दिलवाना, जगवाना आदि प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। तो इस प्रकार आपने अर्थ की दृष्टि से क्रिया के भेद इस प्रकार से देखे। इनको एक क्रम से देखें तो नंबर 1 संयुक्त क्रिया आपने पढ़ा, नंबर 2 सहायक क्रिया, नंबर 3 नामबोधक क्रिया, नंबर 4 पूर्णकालिक क्रिया, नंबर 5 क्रियार्थक संज्ञा क्रिया और नंबर 6 प्रेरणार्थक क्रिया। इस प्रकार से अर्थ की दृष्टि से इसके 6 भेद हुए और रचना की दृष्टि से 2 भेद किए गए, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इनको भली प्रकार से मनन करें और इस वीडियो को बार बार देखें। अगर कहीं कोई समस्या होती है तो संपर्क किया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।